हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं या रिडॉक्स रिएक्शन की आप ये सीरीज़ मेरी देख रहे हो, इसमें आज का ये जो एपिसोड है, इसमें मैं आपको रिडॉक्स अभिक्रियाओं की परिभाषा बताता हुआ दिख रहा हूँ और इनके प्रकार। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सीकरण अंक के आधार पर हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं को परिभाषित कर सकते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम उस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। तो देखिए, रिडॉक्स अभिक्रियाएं, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ हो जाते हैं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाते हैं, हम इन सभी अभिक्रियाओं को क्या नाम देते हैं? रिडॉक्स अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले आपको यही परिभाषा अपनी कॉपी में मेंशन करनी है। वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हुए आ रहे हैं, तथा अपचयन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हुए आ रहे हैं, एक साथ हो जाते हैं। अभिक्रियाएं एक साथ हो जाते हैं। तो इन सभी अभिक्रियाओं का नाम रख दिया गया है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। तो हम जो उदाहरण यहां पर देखने जा रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार में, हम इन सभी में यही देखेंगे एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो जाएंगे। तो देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं उसमें हम जैसे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। देखिए, सेकंड जो इसमें कैटेगरी है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, और जो थर्ड कैटेगरी है वो डिस्प्रपोर्शनेशन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले इस एपिसोड में मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन की परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण देता हूं। तो देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है, हम इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर अणुक रिडॉक्स अभिक्रियाएं। अंतर अणुक रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, और जैसा नाम से समझ में आ रहा है, अंतर अणुक का मतलब होता है कि वो सारी रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिसमें दो अलग अलग अणुओं में दो अलग अलग जो परमाणु हैं उनके ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन होगा। मतलब एक परमाणु अगर ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा परमाणु अपचयित होगा। तो देखिए, यहां पर हम इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख रहे हैं। वो सभी रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित
दो अलग अलग अणुओं में उपस्थित दो अलग अलग परमाणु एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो जाएंगे। ये देखिए, अपचयित हो जाएंगे। तो इनका नामकरण हम यहां पर रख दिए हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन सभी अभिक्रियाओं को इंटरमॉलिक्यूलर, जिसको हमने अंतर अणु बोला है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं बोलेंगे। ये देखिए, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है सभी को? तो अब हम यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ उदाहरण। जैसे उदाहरण नंबर 1, ये देखिए, एग्जाम्पल 1, MnO4 माइनस, जिसको हम परमैंगनेट आयन बोल के आए हैं, इसकी अभिक्रिया मैं Fe+2 से कराता हूं और इससे Mn+2 बनता है और Fe+3 बनता है। देखिए, और अम्लीय माध्यम में आपको ये चेंजेस दे रखे हैं। अब मुझे पहले ही पता है कि जो परमैंगनेट आयन है MnO4 माइनस, वो किस में परिवर्तित होता है? वो Mn+2 में परिवर्तित होता है, और Fe+2 ये Fe+3 में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहां पर जो परमैंगनेट आयन है MnO4-1, ये Mn+2 बना रहा है। दोनों तरफ अगर मैं मैग्नीज के ऑक्सीकरण अंक को चेक करूंगा तो यहां पर तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक +7 आएगा, और यहां निकालूंगा तो +2 आएगा। +7 से +2, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, ऑक्सीकरण अंक में कमी। और ऑक्सीकरण अंक में कमी को क्या बोलते हुए आ रहे हैं हम? अपचयन। ये देखिए, इसका मतलब परमैंगनेट आयन में जो मैग्नीज है वो तो अपचयित हो रहा है। और इसी अभिक्रिया में जो दूसरा भाग है Fe+2, जो Fe+3 में परिवर्तित हो रहा है, तो यहां Fe का ऑक्सीकरण अंक +2 है और यहां Fe का ऑक्सीकरण अंक +3 है। तो +2 से +3, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। ये देखिए, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को हमेशा हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो हम बच्चों क्या देख रहे हैं यहां पे? जो परमैंगनेट आयन से Mn+2 वाला भाग है वो अपचयित हो रहा है, और जो Fe+2 से Fe+3 वाला भाग है वो ऑक्सीकृत हो रहा है। ये देखिए, है ना? और इसलिए हम यहां बोल सकते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंतर अणुक। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि MnO4-1 क्या है? अपचायक है या ऑक्सीकारक है? क्या है? आप देखिए, खुद अपचयित हो रहा है, दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीकृत।
तो इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। जो Mn+2 है इसको हम अपचयित उत्पाद बोलेंगे, है ना। और ऐसे ही अगर मैं Fe+2 की बात करता हूं तो Fe+2 खुद ऑक्सीकृत हो रहा है तो अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट, और Fe+3 ऑक्सीकृत उत्पाद है। ये देखिए, अच्छा TCI1, हम तो TCI1 भी लिख कर आए हैं, तो अगर मैं इसके लिए TCI1 लिखता हूं यहां पे, तो ये हमने जैसे पढ़ा था आती नहीं बस का नंबर है 531, याद आ रहा है। तो TCI1 अम्लीय माध्यम में पर मैग्नेट आयन के लिए 5 होता है, देख भी रहे हैं, +7 से +2, और यहां TCION 1 है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किए गए उनकी संख्या अलग अलग है। क्या ये हमेशा अलग अलग होगी क्या? नहीं। जब मैं अभिक्रियाओं को बैलेंस करूंगा, जो हमारे अगले एपिसोड में आप देखोगे, जब मैं इनको बैलेंस करूंगा तो हम देखेंगे कि TCI1 का मान भी दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में बराबर हो जाएगा। वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो आपको ये क्लियर हुआ क्या? तो हम यहां पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, ऐसे चेक करना है आपको। कुछ और उदाहरण ऐड करते हैं। सबसे पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखो बच्चों, जो अगला उदाहरण है, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास XO3- है, हैलोएट आयन, ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसकी अभिक्रिया Sn+2 से कराने के लिए बोला गया है। इससे बन रहा है हैलाइड आयन, और प्लस ये Sn+4। अब आपको फिर बोल रहा है पहचानिए क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हैलोएट आयन हैलाइड आयन में परिवर्तित हो रहा होगा, और जो Sn+2 है वो Sn+4 में परिवर्तित हो रहा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए ऐसे। ये देखिए, और फिर यहां पर जैसे हेलोजन है, ये X मतलब हेलोजन, और ऐसे यहां पे टिन, इसके ऑक्सीकरण अंक को चेक कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां X ऑक्सीजन 3 × -2 = -1, तो X का मान +5 आ गया। हैलोएट आयन में हमने ऑलरेडी हेलोजन का ऑक्सीकरण निकाला हुआ है, और यहां X का मान -1 है, तो +5 से -1 क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अंक में कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहते हैं इसको? अपचयन। इसका मतलब यह हुआ कि जो XO3- है वो ऑक्सीकारक है। ये हमने ऑलरेडी ऑक्सीकारक में ही पढ़ा था बच्चों। और ऐसे ही जो X- है ये अपचयित उत्पाद है। तो अब इसमें मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो गया है। आप आसानी से अपचयित उत्पाद, ऑक्सीकृत उत्पाद, ऑक्सीकारक, अपचयक ये लिख पा रहे हैं। और ऐसे ही यहां Sn, X मतलब ऑक्सीकरण अंक 10 का +2 है, और यहां ऑक्सीकरण अंक 10 का +4 है। तो +2 से +4 ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है। और इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो Sn+2 है ये खुद क्योंकि ऑक्सीकृत हो रहा है तो अपचायक की भांति व्यवहार बताएगा, और ऐसे जो Sn+4 है ये ऑक्सीकृत उत्पाद है।
ये देखिए ऑक्सीकृत उत्पाद। क्या TCl लिखा जा सकता है क्या? हाँ, TCl लिखा जा सकता है। तो यहां जो TCl का मान है +5 से -1, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्रहण करेगा। और यहां जो TCl का मान है वो 2 है। और जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे TCl का मान कभी भी बराबर नहीं होने वाला। ठीक है ना बच्चों? तो क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां पे? क्योंकि दो अलग अलग अणुओं में दो अलग अलग परमाणु ऑक्सीकृत और अपचयित हो रहे हैं, इसलिए हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये देखिए बच्चों, क्लियर है? एक उदाहरण और ऐड करते हैं बच्चों। देखिए, जैसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगता हुआ तो देखा ही होगा, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 लोहे में जंग लगता है। किसके कारण लगता है? अब आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि बताइए जो लोहे में जंग लगना है ये क्या इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? तो देखिए जरा, जो लोहा है मतलब आयरन, या तो इसको हवा में हम एक्सपोज कर दें, खुला छोड़ दें, या फिर वाटर इसके साथ रिएक्ट करा दें, मतलब पानी में इसको डाल दें तो जंग लग जाती है। तो इसका मतलब जो O2 है और H2O है, ये देखिए दोनों ही जंग लगने का मुख्य कारण है। और जंग का सूत्र ये होता है Fe2O3.XH2O। ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब ये तो जंग का सूत्र है, रस्ट या जंग, ठीक है। इसको हम वापस यहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमको अब चेक ये करना है क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या, और अगर है तो क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या। तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले Fe ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन सब पर आप प्रति परमाणु क्या चेक कर लो? ऑक्सीकरण अंक। तो देखिए Fe, ऑब्वियसली यहां पर X का मान 0 है, मतलब Fe के ऊपर 0 चार्ज है। ऑक्सीजन यहां पर भी 0 है, क्योंकि 2x का मान 0 है तो x का मान 0 है। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर कोई भी तत्व अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में कोई अणु बना रहा है तो हमेशा उसका ऑक्सीकरण अंक 0 ही होगा। वाटर, ऑक्सीजन का -2 है और प्रति परमाणु हाइड्रोजन का +1 है। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, क्या आज के बाद जब भी आपको किसी भी अभिक्रिया को यह पहचानना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं, हमेशा प्रति परमाणु उसके ऑक्सीकरण अंक को लिख लीजिए। यह पहचानने के लिए कि दी गई अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं, हम हमेशा प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक की गणना करेंगे। ऑक्सीकरण अंक की गणना करेंगे। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है सभी को? तो देखिए यहां अब मैं जो उत्पाद वाली साइड है उसमें भी अगर चेक करूंगा तो देखिए Fe2O3, तो यहां पे 2 आयरन है तो 2x, ऑक्सीजन 3 × -2, और वाटर का तो 0 ही होता है तो x
इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो 2x का मान तो +6 आ जाएगा, तो x का मान +3 आ जाएगा, माने प्रति आयरन परमाणु +3 ऑक्सीकरण अंक है। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन प्रति परमाणु +1, ऑक्सीजन का -2। देखो बच्चों, क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए जो Fe है 0 से, ये देखिए +3 में परिवर्तित हो रहा है, 0 से +3 मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ये देखिए, और ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ये 0 से यहां पर भी -2 और वहां पर भी -2, मतलब 0 से -2 में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन। ये देखिए, तो दो अलग अलग यहां पर जो परमाणु हैं, जैसे एक Fe और एक ऑक्सीजन, वो अपचयित और ऑक्सीकृत हो रहे हैं। तो यहां दो अलग अलग परमाणु, जैसे एक तो Fe है तथा ऑक्सीजन है, ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो रहे हैं। इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया, जिसको हमने बोला है लोहे में जंग लगना, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये देखिए बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्लियर है? और हम यहां Fe को क्या बोल सकते हैं? क्योंकि खुद ऑक्सीकृत हो रहा है तो अपचायक, और जो O2 है हम उसको क्या बोल सकते हैं? क्योंकि खुद अपचयित हो रहा है, ऑक्सीकारक। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुआ? इसकी जगह जैसे अगर आपको बोला जाए मोमबत्ती का जलना, ये देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल, अब जो कैंडल है, कैंडल मोम होता है, मोम मतलब वैक्स होता है, और जो मोम होता है वो सामान्यतः हाइड्रोकार्बन होते हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन होता है, ये देखिए। अब जनरली मोम में जो हाइड्रोकार्बन है, मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो, कार्बन के बहुत सारे परमाणु होते हैं। हम अब बहुत सारे परमाणु लेंगे और उसका ऑक्सीकरण यहां पर बताना है, क्योंकि जलने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। बर्न करना मतलब ऑक्सीकरण करना। तो मैं अब इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन तो नहीं लूंगा, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एल्केन टाइप का कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन है, माना। मोम CH4 प्रकार का कोई हाइड्रोकार्बन है। हालांकि मीथेन कोई मोम नहीं होती, ये आप सबको मैं क्लियर करना चाहूंगा। मैं तो उदाहरणतः ले रहा हूं, क्योंकि हायर जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो बिल्कुल इसी प्रकार की अभिक्रिया बताएंगे। तो हम CH4 के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं ऑक्सीकरण प्रकार का कोई हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है ना बच्चों? और इसका हम ऑक्सीकरण करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। देखो बच्चों, जैसे जो CH4 है, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करता हूं, मतलब O2 के साथ अभिक्रिया, और सामान्यतः ये हम ऑक्सीकारक लिख सकते हैं क्योंकि O2 ही यहां पर ऑक्सीकरण कर रहा है। जब भी मैं किसी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करता हूं, हमेशा CO2 और वाटर बनता है। ये देखिए,
तो जब मोमबत्ती जलेगी, बर्न होगी, तो उससे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और एक वाटर गैस बनेगा, H2O गैस। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सबके ऑक्सीकरण अंक को चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए कार्बन X, हाइड्रोजन 4 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, तो X का मान -4 आ गया प्रति परमाणु। ऐसे ऑक्सीजन 2X इज इक्वल टू 0, तो यहां X का मान 0 आ गया प्रति परमाणु, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक। ऐसे यहां कार्बन X, ऑक्सीजन 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो X का मान +4 आ गया। और यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रति परमाणु मुझे ऑक्सीकरण अंक पता है। तो देखिए कार्बन -4, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन 0, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। ये देखिए बच्चों, क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि कार्बन -4 से +4 में परिवर्तित हो गया, मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और ऐसे जो O2 है, ऑक्सीजन, आप चाहे 0 से यहां -2 देखिए और यहां -2 देखिए, देखिए तो क्या हो रहा है, अपचयन। ये देखिए, इसका मतलब दो अलग अलग यहां पर जो अणु हैं उसमें दो अलग अलग प्रकार के परमाणु ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो रहे हैं। तो यहां दो अलग अलग अणुओं में उपस्थित दो अलग अलग परमाणु ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो रहे हैं। इसीलिए मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है सभी को? तो मुझे लगता है कि इतने सारे उदाहरण देने के बाद अब आपको यह समझ में आ गया है कि हमको कैसे पहचानना है। तो मैंने आपको यहां पर जो टिप दिया है कि यह पहचानने के लिए कि दी गई अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं, हम हमेशा प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक की गणना करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, ये तुम यहां पे लिख ही सकते हो कि जो CH4 है क्या है, वो अपचायक, क्योंकि खुद ऑक्सीकृत हो रहा है। ऐसे ही जो CO2 बन रहा है इससे ऑक्सीकृत उत्पाद। ऐसे ही O2 ऑक्सीकारक, ये हमने पहले भी ऊपर लिखा हुआ था, ऑक्सीकारक। और जो H2O है ये अपचयित उत्पाद। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा एपिसोड है इसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम ये परिभाषा याद रखेंगे और बहुत आसानी से कोई भी अगर एक अभिक्रिया आपको दे दी जाएगी, आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगर दो अलग अलग अणुओं में उपस्थित दो अलग अलग परमाणु ऑक्सीकृत तथा अपचयित साथ में हो रहे हैं तो फिर हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। अगले जो एपिसोड है उसमें तुम देखोगे मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा अंतः अणुक, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए।